हम जो आवर्तीयता की बात कर रहे थे उसके अंदर हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा जिसको हमने नाम दिया था जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश, और उसी के साथ एक और नाम आया था सिग्मा जो कि था परिरक्षण प्रभाव को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसी में आगे की तरफ बढ़ते हैं और जहां से हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो वहां पर आया, नाम दिया गया परमाणुीय त्रिज्या। मतलब दो एटम जब कंबाइन करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे तो उस बंध के निर्माण के दौरान उस परमाणु की जो त्रिज्या निकल के आ रही है उसके लिए कंपैरिजन के क्या तरीके होते हैं, कब ज्यादा और कब कम होता है और कब बराबर हो जाता है, उसके इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कहा गया रासायनिक बंध के अनुसार परमाणु की त्रिज्या को 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। अच्छा, बंध के अनुसार डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी? हम चाहते तो त्रिज्या की जो डेफिनेशन होती है कि जो सर्कल बना होता है उसके सेंटर से सबसे बाहर की जो डिस्टेंस होगी, बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा और अंदर की तरफ नाभिक होगा, तो इस नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन के मध्य की जो दूरी होती है उसी को हम त्रिज्या का नाम देते हैं। तो डायरेक्ट भी हम त्रिज्या निकाल सकते थे, पर यह जो तरीका हमने यहां देखा कि परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की जो दूरी है जो त्रिज्या कहलाती है, उसको इस तरीके से कैलकुलेट करना संभव नहीं हो पाता। पहला रीजन, परमाणु का आकार काफी छोटा होता है। जब आप रेडियस निकालते हैं तो या तो पिकोमीटर, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में लिखा जाता है, मतलब कहा जाएगा रेडियस की वैल्यू काफी कम है। दूसरी दिक्कत, विलगित अवस्था में परमाणु का मिलना संभव नहीं होता। विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब हुआ ऐसा एटम जिसने बॉन्ड का फॉर्मेशन ना किया हो। तो सिंगल एटम नहीं मिल पाता क्योंकि वो तो अलग अलग टाइप के बॉन्ड बना के पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग नाम जो दिए हैं, नॉन मेटल जब मिलते हैं तो बनता है सहसंयोजक बंध, मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं तो बनता है आयनिक बंध, मेटल और मेटल मिलता है तो बनता है धात्विक बंध, और अक्रिय गैसें जब बनाती हैं तो वो होती हैं वॉन डर वॉल। क्या कहेंगे? अधातुओं के मध्य सहसंयोजक, धातु अधातु के मध्य आयनिक, धातुओं के मध्य धात्विक त्रिज्या और अक्रिय गैसों के मध्य वॉन डर वॉल बंध बनता है और उसके हिसाब से अलग अलग टाइप की रेडियस निकाली जाती है। तो ये वाला तरीका काम में नहीं आ पाया। और ड्रॉबैक देखें क्यों काम में नहीं लिया एक आइसोलेटेड एटम। एक हाइजेनबर्ग था जिन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। अनिश्चितता हमें बताती है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को निश्चित रूप से बताना संभव नहीं हो पाता। उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन को एग्जैक्टली कैलकुलेट करना संभव नहीं होता। तो जब उसकी पोजीशन ही फिक्स नहीं है तो रेडियस कहां से निकल पाएगी? और इसके अलावा एक और साइंटिस्ट आए थे जिनके बारे में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, डी ब्रोगली। उन्होंने द्वैत प्रवृत्ति, ड्यूअल बिहेवियर के बारे में बताया। एक तो होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। कण और तरंग दोनों प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। पार्टिकल कण मानोगे तब तो एक जगह पर आ गया, पर अगर आप वेव मान के चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलेगा तो हम एग्जैक्टली रेडियस नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कभी रेडियस की वैल्यू आएगी कम और कभी रेडियस की वैल्यू आएगी ज्यादा। और अगर ऐसा रिलेशन चल रहा होगा तो हम रेडियस कभी यहां से और कभी यहां से निकाल रहे होंगे। इसी वजह से परमाणु की त्रिज्या परमाणविक अवस्था में ना निकालकर बंधित अवस्था में निकाली जाती है। बंधित अवस्था में निकालने का तरीका, दो परमाणु बंध बनाएंगे और बंध बनने के बाद उनके अंतरानाभिकीय दूरी का जो आधा होगा वो उनकी परमाणुवीय त्रिज्या कहलाएगी। तो यहां इस वाली डेफिनेशन से निकालना संभव नहीं हो पाता। तो आगे की तरफ चलते हैं और उसका बंध बनाते हैं, और अलग अलग टाइप के बंधों के अकॉर्डिंग 4 प्रकार की श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया। सहसंयोजक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और वॉन डर वॉल त्रिज्या। सबसे पहले बात करते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक बंध का मतलब होता है साझे से बनने वाला बंध। मतलब दो परमाणु जब आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो साझे के द्वारा बनने वाले बंध को नाम दिया जाता है सहसंयोजक बंध। देखो क्या क्या कहा जा सकता है। सहसंयोजक बंध में भी एक टर्म डिफाइन हुई है जिसको नाम दिया है SBCR। पूरा नाम सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस, एकल बंधित सहसंयोजक त्रिज्या। क्यों कहा गया? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड अगर बनाएंगे तो उसके अंदर हो सकता है एक बॉन्ड बने,
2 बॉन्ड बने या 3 बॉन्ड बने, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सिर्फ पहला बना सिग्मा था, 2 बने 1 सिग्मा 1 पाई, 3 बने 1 सिग्मा दूसरा पाई तीसरा पाई। इस तरह से बंध का निर्माण हुआ होगा। अब हम क्या जानते हैं, सिंगल बॉन्ड बना तो एटम थोड़े दूर थे, डबल बना अट्रैक्शन बढ़ा नजदीक आ गए, ट्रिपल बना और अट्रैक्शन बना और नजदीक आ गए। जितने ज्यादा ये नजदीक होंगे, इनके मध्य का आकर्षण बल जितना प्रबल होगा, अंतरानाभिकीय दूरी उतनी ही कम हो जाएगी। और अगर अंतरानाभिकीय दूरी कम होगी तो फिर रेडियस को निकालना संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, डबल की कम और ट्रिपल की सबसे कम होती है। इसीलिए कोशिश की जाती है कि सिंगल बॉन्ड से आसानी से रेडियस को निकाला जाए, क्योंकि हम जानते हैं परमाणु का आकार छोटा होता है तो रेडियस को कैलकुलेट करना आसान नहीं होगा। इसीलिए सिंगल बंध से इसको निकालना होता है, और सिंगल बंध से निकालने की वजह से ही टर्म का नाम सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस दिया गया। क्या कहा गया, कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है ये बंध। दूसरा, अंतरानाभिकीय दूरी काफी कम हो जाती है। नेक्स्ट वन, उनके मध्य की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। देखो कैसे डेफिनेशन डिफाइन होती है। 2 परमाणु जब बंधित अवस्था में आए तो उनके मध्य अतिव्यापन हुआ। यहाँ पर हमने इस अतिव्यापन को रिप्रेजेंट किया है जहां पर ये दोनों एटम कंबाइन कर रहे हैं और इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई है। सेंटर पार्ट में पाया जाता है न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसको हम नाम देते हैं अंतरानाभिकीय दूरी। तो इन दोनों परमाणुओं के मध्य की दूरी का नाम अंतरानाभिकीय दूरी रहा। और इस दूरी को जब मैं हाफ कर दूंगा तो यहाँ से ही एक रेडियस निकल कर आएगी, और ये वाली जो रेडियस होगी उसको हम नाम देंगे एटॉमिक रेडियस। ये परमाणुीय त्रिज्या कहलाती है। देखो क्या कहा गया, जो पहला पॉइंट आप समझ रहे हैं, दोनों के मध्य अतिव्यापन मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। आप देख सकते हो ये जो बीच वाली जगह है ये शेयर्ड पेयर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य शेयरिंग हुई है। और इस शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए जब दोनों के नाभिक और उनके बीच की दूरी को देखेंगे तो उसको नाम देते हैं हम IND, मतलब पूरा नाम होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इस अंतरानाभिकीय दूरी का जो आधा होता है, इसका हाफ कर देने पर जो रेडियस निकलेगी वो होगी परमाणुीय त्रिज्या। तो ये तरीका है, कोई से भी टाइप का बॉन्ड बने सभी के लिए रेडियस निकालने का तरीका यही आएगा। परमाणु से नहीं, बंधित अवस्था में जब वो बॉन्ड बना चुका होगा उस कंडीशन में रेडियस का कैलकुलेशन किया जाएगा। नेक्स्ट वन, आगे उस फॉर्मूले को अप्लाई करने का तरीका देखो क्या था। जो दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ थी उसको रिप्रेजेंट किया DAA, मतलब बॉन्ड लेंथ, दैट इज इक्वल टू RA प्लस RA। दोनों की रेडियस को जोड़ा, दोनों की रेडियस को जोड़ा तो 2RA। 2RA इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ, तो RA इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाई 2। तो जो बंध लंबाई होती है या जिसका दूसरा नाम अंतरानाभिकीय दूरी होता है, उसका जब मैं हाफ करूंगा तो वही चीज कहलाएगी रेडियस। एग्जाम्पल लेते हैं, क्लोरीन की अंतरानाभिकीय दूरी है 1.98 एंगस्ट्रॉम, मतलब दोनों के बीच की बंध लंबाई। तो रेडियस क्या होगी, बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाई 2। ये रेडियस निकल के आ गया। तो ये सीधा सा फॉर्मूला है जो कि कोवेलेंट रेडियस के लिए काम में आता है। अच्छा, जब दोनों परमाणु सेम थे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, पर अगर दोनों परमाणु अलग अलग होंगे, जैसे कि एक का साइज छोटा है और एक का साइज बड़ा है, उस कंडीशन में अगर हम दोनों के बीच की रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर वो फॉर्मूला एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं देगा, इनके बीच की डिस्टेंस और उसका हाफ करोगे, एक का रेडियस ज्यादा और अगले का रेडियस कम आएगा। इसी वजह से इसको मॉडिफाई किया जाता है, और हेट्रोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो फॉर्मूला काम आता है DAB इज इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा EN। ये A था तो इसका रेडियस था RA, जो B था उसका रेडियस था RB। इस तरह से काम में लिया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी और पहले क्यों नहीं पड़ी, जरा वो भी चेक करें। वहां पर दोनों एटम सेम हैं। अगर दोनों एटम सेम है, जैसे कि पहले वाले का नाम भी A और दूसरे वाले का नाम भी A, तो दोनों का नाम अगर सेम है, दोनों के खींचने की पावर सेम है, तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा EN की वैल्यू क्या हो गई, 0, क्योंकि अब दोनों इलेक्ट्रॉनों को बराबर खींच रहे हैं। और जब दोनों इलेक्ट्रॉनों को बराबर खींच रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कहीं गया ही नहीं, और कहीं गया ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे बीच में, और बीच वाली जगह पर ही रहेंगे, शिफ्टिंग नहीं हो पाई, तो डेल्टा EN हो गया 0।
अब अगर डेल्टा ई एन 0 हुआ तो ये पूरी की पूरी टर्म हो जाएगी 0। अब अगर ये पूरा 0 हो गया तो ये वाला अगर आर ए था तो अगला वाला भी क्या था, आर ए। दिस वन इज 2RA। 2RA इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ, तो RA इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। तो फॉर्मूला तो इसी से बना है, वहां डेल्टा ई एन का केस ही नहीं आया तो सीधे से बन गया, और डेल्टा ई एन की जरूरत पड़ी तो इसमें लगा दिया। क्यों जरूरत पड़ी जरा वो भी चेक करें। जैसे कि कहा गया 2 परमाणु हैं, एक हाइड्रोजन है और एक फ्लोरीन है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन में हम जानते हैं कि फ्लोरीन का ई एन ज़्यादा है। जिसका ई एन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उसके नज़दीक जाएंगे, जिसके नज़दीक इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ चार्ज आता है पार्शियल नेगेटिव, जहाँ नहीं जाते पार्शियल पॉजिटिव। एक पे प्लस है और एक पे माइनस है, अपोजिट चार्ज होने की वजह से इनके बीच में लगेगा अट्रैक्शन। अट्रैक्शन लगेगा तो दोनों एटम नज़दीक आएंगे, और जब ये नज़दीक आएंगे तो इनके बीच की जो बंध लंबाई है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसी वजह से डेल्टा ई एन वाले फैक्टर को माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी बंध लंबाई कुछ कम हो गई। और यह फॉर्मूला हेट्रोडायटोमिक के लिए काम में आता है। तो इस बंध लंबाई को कम कर रहा है क्योंकि उसमें ई एन का डिफरेंस है, और वहां दोनों का ई एन सेम है, तो सीधे से बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अगली बात करें। पहला जो रेडियस निकाला था नाम दिया था सहसंयोजक, दूसरा रेडियस जो निकाला है उसको नाम दिया है मेटेलिक, मतलब धात्विक त्रिज्या। धातुएं जब कंबाइन होती हैं तो वो धात्विक बंध बनाती हैं। इस तरह से अलग अलग धातुएं जो हैं वो आपस में जुड़ेंगी और अलग अलग धातुएं जुड़कर धात्विक बंध का निर्माण कर रही होंगी। अब इस अवस्था में ही धातुएं विद्युत की सुचालक भी होती हैं, क्योंकि आप जानते होंगे ये जो बीच वाली जगह बसती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपना मूवमेंट दिखाता है। इसी की वजह से इसको एक नाम मिलता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉनों का समुद्र सा बना हुआ है और उसके अंदर उनके बाह्यतम कोश के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मूवमेंट होने की वजह से ये कंडक्टिविटी दिखाते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन इनमें चालकता प्रदर्शित करते हैं, इनमें लस्टर का प्रॉपर्टी, लस्टर का मतलब शाइन, इनमें शाइन क्रिएट होती है, ये चमकदार हो जाती हैं। उन सब का कारण यही है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब यहाँ से अगर आपको त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या निकालने का तरीका देखो क्या। 2 धातुएं ली और उनके मध्य धात्विक बंध बना दिया, और धात्विक बंध बनाने के बाद उन दोनों के वही नाभिक ले लिए गए, और उन नाभिकों के बीच की दूरी जिसको हम नाम देते हैं अंतरानाभिकीय दूरी, इस अंतरानाभिकीय दूरी का जब मैं हाफ करूँगा तो यहाँ से फिर से एक रेडियस निकलेगा। और अब की बार जो रेडियस निकल के आया, पहले कोवलेंट बॉन्ड बना था तो कोवलेंट रेडियस नाम दिया था, अब की बार इसको नाम देंगे मेटेलिक रेडियस, क्योंकि अब की बार जो बंध बना है वो है धात्विक बंध। धात्विक का एक और नाम दिया जाता है क्रिस्टल त्रिज्या। क्यों कहा होगा क्रिस्टल? क्योंकि धातुएं कंबाइन करके क्रिस्टल का निर्माण करती है, इसी वजह से त्रिज्या को नाम दिया जाता है क्रिस्टल त्रिज्या, यानी कि क्रिस्टल रेडियस भी। क्या कहें, वही जब पास पास स्थित होंगे तो उसके बीच की दूरी का आधा मान धात्विक त्रिज्या कहलाएगी। अच्छा, धात्विक त्रिज्या जो है वो सहसंयोजक त्रिज्या से थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि आपने देखा था जब सहसंयोजक त्रिज्या की बात हुई तो ओवरलैपिंग हुई, एक दूसरे में कंबाइन कर गए, जबकि जब धात्विक त्रिज्या की बात हुई तो टच किया, और टच करेंगे तो डिस्टेंस होगी ज़्यादा, ओवरलैपिंग करेंगे तो डिस्टेंस होगी कम, और डिस्टेंस होगी कम तो रेडियस भी कम। इसीलिए सहसंयोजक त्रिज्या का मान कम और धात्विक त्रिज्या का मान ज़्यादा होता है। और धात्विक त्रिज्या धात्विक बंध के साथ कैसा रिलेशन शो कर रही है? इनवर्स। कैसे आया? जितना बंध प्रबल होगा, बंध के प्रबल होने के साथ धातुएं जो पहले दूर थी वो एक दूसरे के पास आएंगी, पास आने की वजह से उनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा कम, तो बंध प्रबल हुआ तो डिस्टेंस कम तो रेडियस भी कम हो जाएगा, इसीलिए ऐसा रिलेशन निकल कर आता है। नेक्स्ट वन, तीसरे टाइप की रेडियस। पहला नाम आया था सहसंयोजक, दूसरा आया था धात्विक, और अब तीसरा नाम आता है वॉन डर वॉल त्रिज्या। कब कंपेयर करनी है वॉन डर वॉल? ये तब के लिए होती है जैसे कि उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसें मतलब कि जिनका अष्टक पूर्ण हो चुका हो। अगर उनका अष्टक पूर्ण हो चुका है तो उनको बंध बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी अगर वो बंध बनाएंगी तो अति दुर्बल आकर्षण बल होगा, और उसी को हम नाम देंगे वॉन डर वॉल त्रिज्या। क्या कहेंगे? ठोस अवस्था में जब इनको आप कंबाइन करोगे, जब गैस है तब तो वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी दूर है, पर हाँ ठोस अवस्था में लाए तो नज़दीक आए, पर इतना भी नज़दीक नहीं आए कि बंध बन जाए। पर हाँ, जब आप नज़दीक लेकर आएंगे तो इनके मध्य आकर्षण तो डेवलप होगा, और ये जो आकर्षण यहाँ पर डेवलप होता है उसी को हम नाम देते हैं वॉन डर वॉल आकर्षण बल।
पूछा जाए वॉन डेर वाल का भी कौन सा टाइप है, तो एक नाम आता है लंदन डिस्पर्जन फोर्स। लंदन डिस्पर्जन फोर्स क्यों कहा? क्योंकि ये सबसे वीक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर ये इनर्ट गैस थी, फॉर एग्जाम्पल अगर ये नियोन था और ये भी नियोन था, तो दोनों के दोनों यहाँ पर नॉन पोलर टाइप के अणु हैं, या मोलिक्यूल्स हैं, या फिर एटम है, परमाणु है, जो भी हो सकते हैं। मोलिक्यूल्स के बीच में भी होगा और एटम्स के बीच में भी होगा। नॉन पोलर टाइप के हैं, तो जब ये आकर्षण बल दिखाएंगे तो नॉन पोलर के बीच लगने वाला आकर्षण वॉन डेर वाल में भी सबसे दुर्बल होता है, क्योंकि उसके अंदर भी 3 नाम आते हैं, कीसम, डिबाई और लंदन डिस्पर्जन। पहला नाम डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। तो जब सबसे वीक टाइप का फोर्स होता है वो यही है, और इस फोर्स के अंदर जब एटम कंबाइन होंगे तो काफ़ी दूरी पर रहे होंगे, इसी दूरी से रेडियस निकालते हैं। बीच का डिस्टेंस नाम दिया गया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जब हाफ करेंगे तो यहाँ से जो रेडियस निकल के आएगी उसी को हम नाम देंगे वॉन डेर वाल रेडियस। तो ये वॉन डेर वाल त्रिज्या के बारे में है। उत्कृष्ट गैसों में सिर्फ यही टाइप की त्रिज्या हो सकती है, क्योंकि बाकी तो बॉन्ड इनके बीच में बना ही नहीं होता। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया है अब की बार मॉलिक्यूल का। पहले एटम था जो इनर्ट गैस से बना था, अब मॉलिक्यूल है। जैसे कि पहला वाला भी Cl2 है और अगला वाला भी Cl2 है। अच्छा, आप क्लोरीन में देखेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन के एटम ने ओवरलैपिंग की, और ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ जो बॉन्ड बना वो तो था सहसंयोजक बंध, और इसका हाफ करके आपने यहाँ से जो रेडियस निकाली, इन दोनों परमाणुओं के मध्य की दूरी अंतरानाभिकीय दूरी थी, और इसका हाफ करके आपने ये जो रेडियस निकाली उसको मैंने नाम दिया सहसंयोजक त्रिज्या। ये तो तब की बात हुई जब आप एक क्लोरीन अणु की बात कर रहे थे। फिर से दूसरा क्लोरीन लेते हैं। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7, दूसरे क्लोरीन में भी होती है 7। दोनों कंबाइन करके अष्टक पूरा कर चुके हैं। इसका भी अष्टक हो गया, इसका भी अष्टक हो गया, और अगर अष्टक हो गया तो अब तो बंध बनाने की जरूरत ही नहीं है। पर फिर भी अगर आप बंध बनाओगे तो दोनों जुड़ तो जाएंगे, पर अब दोनों के बीच में जो लगेगा वो होगा वॉन डेर वाल बंध। और वॉन डेर वाल बंध अगर बनेगा तो उस स्थिति में इसका नाभिक और दूसरे अणु के अंदर भी एक परमाणु का नाभिक, और दोनों जो एडजेसेंट पास में आने वाले हैं उनके बीच की दूरी और उनकी बीच की दूरी का आधा यहाँ से जब करोगे तो वहाँ से निकल के आएगी वॉन डेर वाल वाली त्रिज्या। ये क्या था? ये रेडियस, मतलब ये तो था इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और अगर रेडियस निकालनी होगी तो ये जो है इन दोनों के बीच की त्रिज्या, जिसको हम नाम देंगे वॉन डेर वाल रेडियस। इस तरीके से निकाला जा सकता है। ठोस अवस्था में दोनों टाइप के फोर्स, ये कैसे कहते हैं? देखो, पहला एक Cl2 में बात करें, क्लोरीन और क्लोरीन आपस में जुड़ के Cl2 बनाया तो लगा था कोवेलेंट, पर Cl2 में भी कोवेलेंट है और Cl2 में भी कोवेलेंट, पर इनके बीच में देखोगे तो अब लगेगा वॉन डेर वाल आकर्षण बल। क्यों कह पा रहे हैं? अगर एक क्लोरीन थी, मतलब ये इसी स्टेट की बात हुई, पर अगर Cl2 को जोड़ के जमा दिया तो अब तो खूब सारे क्लोरीन हैं, खूब सारे क्लोरीन हैं, तो अब दोनों टाइप का फोर्स, एक क्लोरीन के अंदर सहसंयोजक, दूसरे क्लोरीन के अंदर भी सहसंयोजक, पर क्लोरीन और क्लोरीन के मध्य की बात करेंगे तो वॉन डेर वाल त्रिज्या होगी। तो वहां पर वॉन डेर वाल आकर्षण बल होता है, और उसको जब आप हाफ करके निकालते हैं तो वहां वॉन डेर वाल त्रिज्या निकल के आती है। तो जैसा कि यहाँ कह रहे थे, ठोस अवस्था के अंदर जो त्रिज्या निकलती है वो यही टाइप की होती है। मॉलिक्यूल में बात करें तो सॉलिड स्टेट में दोनों टाइप के फोर्स हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड भी है और दूसरा वॉन डेर वाल भी है। जनरल तरीका होता है कि जो सहसंयोजक त्रिज्या है उससे ये लगभग दुगनी हो जाती है। और तीनों टाइप में कंपेयर करें तो सबसे बड़ी है वॉन डेर वाल, फिर है धात्विक, और फिर होती है सहसंयोजक त्रिज्या। क्या कहेंगे? जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाया तो हमने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली, धात्विक बंध बनाया तो दोनों ने टच किया, वॉन डेर वाल बंध बनाया दूर रहे। जितना ज़्यादा डिस्टेंस पर रहेंगे उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। तो सबसे वीक बॉन्ड है वॉन डेर वाल, उससे बढ़िया है धात्विक, और सबसे प्रबल है सहसंयोजक। यहाँ पर नज़दीक आ गए तो सबसे छोटी त्रिज्या सहसंयोजक, उससे बड़ी धात्विक, और सबसे बड़ी त्रिज्या वॉन डेर वाल टाइप की होती है। तो अभी तक हमने जितनी भी रामायण ये बताई है उन सब का लॉजिक बस ये निकल के आता है कि तीनों टाइप की रेडियस में सबसे बड़ी वॉन डेर वाल, फिर धात्विक, और फिर सहसंयोजक त्रिज्या होती है। नेक्स्ट वन, अगला नाम जो लिया है उसको बोला गया है आयनिक त्रिज्या। दो तरह के आयन हमारे काम में आएंगे, एक होगा धनायन और एक होगा ऋणायन।
धनायन के लिए क्या कहेंगे, जब उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो धनायन में परिवर्तित होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों के निकलने की वजह से इलेक्ट्रॉनों का नंबर तो होगा कम, पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो बराबर हैं। जैसे कि सोडियम से बात करें तो सोडियम में 11 ही इलेक्ट्रॉन थे और 11 ही प्रोटॉन थे। अब अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और सोडियम से आपने उसे कन्वर्ट कर दिया Na+ के अंदर, तो Na+ में अगर आप देखोगे तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का नंबर बदला है। इलेक्ट्रॉन जो पहले 11 थे वो इलेक्ट्रॉन रह गए हैं 10, जबकि प्रोटॉनों का नंबर पहले भी 11 और अभी भी 11। प्रोटॉन ज्यादा हैं, इसी वजह से कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज को ही हम क्या नाम देते हैं, धनायन। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं धनायनिक त्रिज्या की। अच्छा, धनायन बनने पर क्या होगा, अब जो है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स ज्यादा हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनों का नंबर जो था वो पहले था 11 पर अब हो गया 10, जबकि प्रोटॉनों की संख्या पहले भी 11 और अभी भी 11। अब अगर प्रोटॉन ज्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन कम हैं, लगने वाला प्रतिकर्षण बल कम हो गया, और अगर प्रतिकर्षण कम होगा तो न्यूक्लियस के खींचने की पावर ज्यादा होगी, और न्यूक्लियस जितने ज्यादा प्रबल आकर्षण बल से खींचेगा Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और आकर्षण बल से खींचने की वजह से उन दोनों के मध्य की दूरी कम हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश तो बढ़ जाता है और इसकी वजह से आकार में कमी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि धनायन की त्रिज्या अपने उदासीन परमाणु के रेस्पेक्ट में कम होती है। एग्जाम्पल क्या लेंगे, आवेश की मात्रा जितनी ज्यादा होगी या प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा, धनायन का आकार उतना ही कम हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि पॉजिटिव बढ़ने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनों का नंबर और कम होगा। अगर एक और आप +1 की जगह इस पर +2 लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन तो रह गए 9, पर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन अभी भी 11 हैं। तो क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण वाले तो कम हो गए पर नाभिक का आकर्षण बढ़ गया, और न्यूक्लियस जितना ज्यादा खींचेगा आकार उतना ही कम हो जाएगा। इसीलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होता है, धनायन का आकार उतना ही छोटा हो जाता है। अप्लाई करते हैं, क्या कहा गया, आयरन पर पहले कोई चार्ज नहीं था, 0 है, उसके बाद आयरन पर आया +2, फिर आया +3। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा, Z इफेक्टिव जितना ज्यादा, रेडियस उतना ही कम। नेक्स्ट वन, लेड पर लगाया +2 और +4, पॉजिटिव ज्यादा, Z इफेक्टिव ज्यादा, साइज कम। 0, फिर आया +2, +3, +4, +5, +6, +7। कहेंगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ साथ रेडियस का वैल्यू कम होता चला जाता है। नेक्स्ट वन, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या में अगला नाम आया ऋणायनिक त्रिज्या। ऋणायन के लिए क्या कहा जाएगा भाई, पहले तो बात हुई थी धनायन की और फिर बात हुई है ऋणायन की। क्या कहा, जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त करोगे तो ऋणायन का निर्माण होगा, जब निकाला था तो धनायन बनाया और प्राप्त किया तो ऋणायन बनाया। अब उससे क्या फर्क पड़ेगा, जब आपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉनों का नंबर बढ़ गया। जैसे कि फ्लोरीन की बात करें, जो फ्लोरीन था वो अब कन्वर्ट हो चुका है F- में। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो पहले 9 हुआ करती थी वो हो गई है 10, जबकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पहले भी 9 थे और अभी भी 9 है। नाभिक का आकर्षण तो उतना ही रहा, पर लगने वाला प्रतिकर्षण बढ़ गया। पहले 9 इलेक्ट्रॉन थे और अब इलेक्ट्रॉनों का नंबर हो गया है 10। 10 में से एक को अगर आप टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी बनाओगे तो अब 9 का प्रतिकर्षण लगेगा। वहां पर अगर आप एक को टेस्ट बनाते तो 8 का प्रतिकर्षण लगता। प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन उसे बाहर धकेलेंगे, बाहर धकेलने की वजह से नाभिक के खींचने की पावर कम हो जाएगी, और आकर्षण कम होगा तो बाहर धकेलने की पावर बढ़ रही है, आकार में वृद्धि होगी। आकार में वृद्धि होगी तो हम क्या कहेंगे, इसकी वजह से परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है और इसी वजह से नाभिकीय आवेश जो है वो कम हो जाता है, तो ऋणात्मक का आकार बढ़ने लगता है। जैसे वही एग्जाम्पल लिया है जो आपने लिखा, फ्लोरीन जो था उसके पास 9 ही प्रोटॉन और 9 ही प्रोटॉन दोनों जगह बराबर थे, पर इलेक्ट्रॉन जो पहले 9 थे वो हो गए हैं 10। अब यहाँ पर जब पूरा Z इफेक्टिव कैलकुलेट ना करते हुए Z इफेक्टिव निकालने का नया तरीका जो काम में लिया जाता है उसको एक रेशो से रिप्रेजेंट किया है। दिस वन इज Z/E। Z/E होता है न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन। Z मतलब न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस का चार्ज किसकी वजह से, प्रोटॉन्स की वजह से।
और प्रोटॉन्स का नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर, तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया Z से। और E मतलब पर इलेक्ट्रॉन, तो Z/E जो है वो एग्जैक्टली Z इफेक्टिव तो नहीं होता, पर अगर उसे कंपेयर करना हो तो ये सीधा सा कंपैरिजन का तरीका बता देता है। तो यहाँ Z/E देखेंगे 9/9 तो इसका आया 1, और यहाँ 9/10 देखा तो ये हो गया 0.9। क्या कहेंगे, Z/E का वैल्यू जो है वो कम हुआ। अगर Z/E कम हुआ तो हम कहेंगे Z इफेक्टिव कम हुआ, और Z इफेक्टिव कम होगा, आकर्षण कम होगा, तो फिर आकार में वृद्धि होगी, मतलब साइज बढ़ेगा। तो इसीलिए हम कह पा रहे हैं कि जो F- है उसका आकार फ्लोरीन की तुलना में ज्यादा होता है। F- बड़ा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, तो एनायन का आकार होता है बड़ा और केटायन का आकार छोटा। धनायन छोटे होते हैं व ऋणायन बड़े होते हैं। अप्लाई करते हैं आयनिक त्रिज्या में आगे का पॉइंट, नाम दिया गया सम इलेक्ट्रॉनीय प्रजातियां। सम मतलब समान और इलेक्ट्रॉनीय मतलब इलेक्ट्रॉन, तो जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो सम इलेक्ट्रॉनीय प्रजातियां कहलाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों में आपको कंपेयर करने के लिए जो फैक्टर अप्लाई करना है वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश। मतलब यहाँ पर भी जो फैक्टर आप चेक करोगे देखने के लिए कौन सा फैक्टर होने वाला है, Z इफेक्टिव। कैसे लगाना है देखो जरा, एटॉमिक नंबर से चेक करते हैं कुछ स्पीशीज के लिए। यहाँ पर क्लोरीन मतलब आसपास की बात हो रही है आर्गन के। देखो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम का 20, सल्फर का 16 और क्लोरीन का 17। अब ये सब जो हैं पाए जाते हैं अपने आसपास वाली इनर्ट गैस के रेसा बनने की कोशिश करने के लिए आर्गन के नजदीक। आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18। 18 तक पहुंचने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 देगा, इसको 2 लेने हैं और इसको 1 लेना है। और ऐसा करने पर इन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो गई और सभी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसी को नाम दिया जाता है सम इलेक्ट्रॉनीय, मतलब इलेक्ट्रॉनों का नंबर बराबर रहे। अब अगर सम इलेक्ट्रॉनीय बने हैं तो उसके अंदर कंपेयर करने के लिए वही Z इफेक्टिव हमने निकाला। Z इफेक्टिव अगर आप निकालोगे तो वही तरीका Z/E करो। क्या कहोगे, जब इनका Z/E निकालने जाओगे तो पता चलेगा सबसे ज्यादा वैल्यू निकल के आई कैल्शियम के लिए, जिसके ऊपर पॉजिटिव ज्यादा था उसका Z इफेक्टिव का वैल्यू भी ज्यादा था। और अगर Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो साइज हो जाएगा कम। तो इसी वजह से हम कहेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा रहेगी, जैसा कि यहाँ पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर हैं पर प्रोटॉन्स की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके अंदर प्रोटॉन 20 है, ज्यादा खींचेगा, प्रोटॉन 19 है, कम खींचेगा, 16 है, कम खींचेगा, 17 है, ये भी कम ही खींच रहा होगा। तो ये जो ज्यादा खींच रहे होंगे उसमें खींचने की पावर बढ़ने के साथ आकार में कमी होगी। तो क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा Z इफेक्टिव बढ़ेगा और साइज हो जाएगा कम। और क्या कहा जा सकता है, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा रिपल्शन बढ़ने की वजह से उसका साइज उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ा हुआ S-2, फिर Cl-, फिर K+ और फिर कैल्शियम +2। 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन सी इनर्ट गैस के जैसे हो गए थे 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब आर्गन के जैसा कन्फिग्रेशन आया था। नेक्स्ट वन देखो, अगला जो सीरीज लिखा है 10 इलेक्ट्रॉन प्रजाति के लिए है। 10 इलेक्ट्रॉन प्रजाति मतलब इनका कन्फिग्रेशन हो चुका है नियोन के जैसा। अगर ये सब नियोन के जैसे बन चुके हैं तो इनके लिए तरीका देखो किस तरह से काम में लेना होगा। सबके अंदर बाहर की तरफ अभी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। सोडियम में होते हैं 11, मैग्नीशियम में 12, एल्यूमिनियम में 13, फ्लोरीन में होते हैं 9, ऑक्सीजन में 8 और नाइट्रोजन में 7। अब अगर यहाँ पर देखो तो ये सब के सब इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन ऑक्यूपाई कर चुके हैं। इसने 3 ले लिए 10 हो गए, 2 लेने पर 10 हो गए, 1 ले लिया 10 हो गए, 1 निकाल दिया, 2 निकाल दिए, 3 निकाल दिए, मतलब सभी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, 10। अगर सभी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब रिपल्शन लगाने वाले तो सेम है, पर अट्रैक्शन लगाने वाले न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स यहाँ पर हैं। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो खींच के रखेगा और जितना ज्यादा खींच के रखेगा साइज उतना ही कम होगा। तो कहेंगे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज उतना ही कम और नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज उतना ही ज्यादा। तो रेडियस का जो सीक्वेंस निकल के आया क्या कहेंगे, सबसे बड़ा N-3, O-2, F-, Na+, Mg+2, Al+3। इसके पहले वाले में
S-2 Cl- K+ और कैल्शियम +2। पॉजिटिव बढ़ेगा साइज कम, नेगेटिव बढ़ेगा साइज ज्यादा। नेक्स्ट वन अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन लिखा आयनिक त्रिज्या का सही क्रम क्या होने वाला है, जरा कंपेयर करते हैं। देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा या कम होगा? पॉजिटिव जितना ज्यादा साइज उतना ही कम, मतलब करेक्ट ऑर्डर तो इस तरह से बन के आने वाला था। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, साइज कम है, पर पोटेशियम का आकार तो सोडियम से बड़ा होगा, क्योंकि पोटेशियम नीचे आता है और सोडियम ऊपर। सोडियम होता है 3rd पीरियड का और पोटेशियम होता है 4th पीरियड का। नेक्स्ट वन बात करें O-2 और F- में साइज किसका बड़ा होना चाहिए? O-2। क्यों O-2? क्योंकि नेगेटिव ज्यादा तो साइज बड़ा। इन तीनों को कंपेयर करें तो ये तीनों कौन सी इनर्ट गैस जैसे बने हुए हैं? आर्गन। -1 -2 -3, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज की वैल्यू उतनी ही ज्यादा, इसीलिए करेक्ट ऑर्डर हुआ P-3 S-2 Cl-, फॉस्फाइड, सल्फाइड एंड क्लोराइड, ये सीक्वेंस बनेगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन लिखा है K+ और F- का आकार लगभग समान है, तो पोटेशियम व फ्लोरीन का आकार क्रमशः क्या होगा? K+ और F- का आकार समान है और इसकी जो वैल्यू आपको दी गई है यहां पर वो है 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो हमें बताना है कि पोटेशियम और फ्लोरीन का आकार क्रमशः क्या रहेगा। ऑप्शन सामने दिए गए हैं, कंपेयर करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन ने दिया K+ और F- दोनों बराबर हैं और दोनों की वैल्यू हमें दे रखी है 1.34 एंगस्ट्रॉम। अब देखो क्या करें, जब दोनों बराबर हैं और हमें परमाणु के लिए निकालना है, मतलब हमें कंपेयर करना है K का जब हमें K+ दिया है, दूसरा हमें कंपेयर करना है F का जब हमें F- दिया है। कैसे होगा कंपेयर, जरा तरीका देखना। K और K+ में चेक करते हैं। K और K+ में वो धनायन है, धनायन का Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, धनायन पे Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, आकर्षण बढ़ने की वजह से आकार कम होगा, तो परमाणु की त्रिज्या ज्यादा होती है एज कंपेयर टू K+। यहां पर हमें रेडियस दिया है K+ का, K+ का रेडियस था 1.34, मतलब जो आंसर होगा वो 1.34 से ज्यादा वाली वैल्यू होने वाली है। नेक्स्ट वन अगला कंपैरिजन देखें। F और F- में देखोगे तो बताओ कौन बड़ा? न्यूट्रल और एनायन में हम जानते हैं ऋणायन का आकार बड़ा होता है, एनायन बड़ा है और एनायन की रेडियस हमें दी है 1.34, मतलब जो फ्लोरीन है उसका रेडियस इससे कम होगा। पहला रेडियस 1.34 से ज्यादा और दूसरा रेडियस 1.34 से कम होगा, तो आंसर निकल के आता है C 1.96, ये रेडियस ज्यादा है और 0.72 ये वाला रेडियस कम है। तो ये अप्लाई करने के तरीके हैं किस तरह से आयनिक त्रिज्या को कंपेयर किया जा सकता है।